देखिए, हम लोग न्यायपालिका देख रहे थे और आपको पता है भारत का जो न्यायपालिका क्या एकल न्यायपालिका है, यानी एक ही तरह का कानून पूरे भारत में है। और सबसे ऊपरी स्तर पे कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय। और आप लोग ये भी देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है या उसका शक्तियाँ क्या है। हाईकोर्ट के बारे में आप लोग देखें। अब आते हैं तीसरे नंबर पे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ यानी सबॉर्डिनेट, जो निचले स्तर पे होता है। तो यहाँ पे देखिए आप ये तो देख ही रहे हैं, केंद्र स्तर पे, केंद्र स्तर पे कौन था? उच्चतम न्यायालय। और राज्य स्तर पे था उच्च न्यायालय। ठीक है। अब देखिए हर जिला स्तर पे भी कई प्रकार के न्यायालय होते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय में हम लोग कई प्रकार के न्यायालय देखते हैं। जैसे एक होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। इसके बाद अनुमंडल न्यायालय, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय। तो ये सब अधीनस्थ न्यायालय है। जिला एवं सत्र न्यायालय, अनुमंडल न्यायालय, परिवार न्यायालय और ग्राम न्यायालय। ये ग्राम कचहरी नहीं कर रहे हैं, ग्राम कचहरी अलग है, सरपंच वाला। ये ग्राम न्यायालय है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ हम लोग अलग टाइप के न्यायालय देखेंगे, जैसे सैन्य न्यायालय देखेंगे, बाल एवं किशोर न्यायालय देखेंगे, है कि नहीं। फिर उसका अधिकरण देखेंगे, तब जाके ये टॉपिक आपका समाप्त होगा। ठीक, अधीनस्थ न्यायालय में हम लोग ये सब देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के न्यायालय हैं, जैसे सेनाओं के लिए अलग न्यायालय है, बच्चों के लिए अलग न्यायालय है, फिर अधिकारियों के लिए अलग न्यायालय है, उस पर सब पे चर्चा होगी। तो सबसे अधिक चारों समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो न्याय जो होता है, यानी न्यायालय दो तरह का न्यायालय होता है। एक होता है दीवानी न्यायालय और एक होता है फौजदारी न्यायालय। यानी आप कहीं भी जाइएगा न्याय में तो दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक होता है दीवानी न्यायालय और एक होता है फौजदारी। दीवानी मतलब जो राजस्व से संबंधित होगा, पैसे, धन संपत्ति, राजस्व से संबंधित जो फैसले होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? दीवानी। और जहाँ अपराध से हो, जैसे मारपीट, मर्डर, बलात्कार, आतंकवादी घटना, चोरी, डकैती, ये सब कहाँ होगा? फौजदारी। यानी ये जो न्यायालय है ये किससे जुड़ा हुआ है? राजस्व से। और ये किससे जुड़ा हुआ है? अपराध से। अपराध यानी जो आप चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं, आतंकवादी घटना है, ये सब क्या है? फौजदारी न्यायालय। तो न्यायालय जो है आप लोगों को कैसे करना है? न्याय व्यवस्था दो प्रकार का होता है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी यानी राजस्व से जुड़ा हुआ, जो आप सरकार को राजस्व नहीं चुकाते हैं, धन संपत्ति या जो आपको पैसा पेमेंट करने में दिक्कत हो जाती है, सरकार का कोई फंड नहीं आ रहा है, ये सब संबंधित जुड़ा हुआ है। और फौजदारी अपराध से। ठीक है, ये तो क्लियर इतना। ये आपको जिला कोर्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय में सबसे पहला नाम आता है किसका? जिला एवं सत्र न्यायालय। देखिए जिला और सत्र न्यायालय जो इसमें देखिए आप दो शब्द निकला हुआ है, क्या है? जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, ये दोनों से मिलकर ना जिला एवं सत्र न्यायालय। ये जो जिला न्यायालय है ये कौन सा केस देखता है? ये देखता है दीवानी मामला। और सत्र न्यायालय आपराधिक या फौजदारी मामला। ठीक है, अभी आप लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी गए हैं तो वहाँ क्या लिखा रहता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो वहाँ दोनों तरह के न्यायालय होते हैं। तो जिला न्यायालय जो होता है वो किसके मामले को देखता है? दीवानी अदालत को। और सत्र न्यायालय
फौजदारी या आपराधिक मामले को, दोनों एक ही जगह है कि नहीं, जिला एवं सत्र न्यायालय। लेकिन हाँ, इसका लेवल किस स्तर पे होगा बताइए तो, ये किस स्तर न्यायालय होगा, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, जिला स्तर पे? नाम में है जिला स्तर पे। जैसे मान लीजिए जिला सहरसा जिला में सत्र न्यायालय है, यहाँ सहरसा का जो पूरा एरिया का जो भी आपराधिक मामला आएगा तो सत्र न्यायालय में जाएगा, और दीवानी मामला आएगा तो जिला न्यायालय में जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए क्राइम बढ़ जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तब उसको सुविधा के लिए अनुमंडल स्तर पे भी एक न्यायालय का गठन कर दिया जाता है। सब जिला में नहीं है, जहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहा है उसी जगह पे इसके सहायता के लिए एक अनुमंडल न्यायालय कर दिया गया। ये इसी का ब्रांच होता है, यानी ये किसके अधीन होगा, जिला एवं सत्र न्यायालय के। जैसे मान लीजिए कोचिंग ही चल रहा है, कल इतना विद्यार्थी हो जाए तो 2 ब्रांच बना देते हैं हम लोग एक्स्ट्रा। तो जहाँ देखते हैं पता चला जो उधर सराय तरफ या उधर विद्यार्थी ज़्यादा आना नहीं चाहता था, एक ब्रांच उधर दे दिए। तो सेम यहाँ भी है, यहाँ जिला सत्र न्यायाधीश है और पता चला सिमरी बख्तियारपुर में बहुत क्राइम बढ़ गया, इतना क्राइम बढ़ गया जो हमारे यहाँ जज की कमी हो गई, तो एक छोटा सा अस्पताल अनुमंडल अस्पताल बना दिया जाएगा। फैसला यहीं से होगा, लेकिन यहाँ के जज वहाँ आते जाते रहेंगे। बस इनका एक ब्रांच समझ लीजिए। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय, ये जिला स्तर का न्यायालय है। जिला न्यायालय दीवानी मामलों को देखता है और सत्र न्यायालय फौजदारी मामले को देखता है। अगर केस ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मामला हो गया, तो उसके सहायता के लिए एक अनुमंडल न्यायालय भी बनाया जाता है और अनुमंडल न्यायालय इसके अधीन रहता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ये जो है, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं जिला न्यायालय में, तो इसका जो मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी कौन होता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जो सबसे प्रमुख होता है कौन होता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी कौन होगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह पर नियुक्त करते हैं। तो समझ रहे हैं, कहने का मतलब है, फिर से समझिए, आपने सुप्रीम कोर्ट देखा केंद्र स्तर पे, हाई कोर्ट देखा राज्य स्तर पे, उसी तरह जो जिला स्तर पे होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिसमें जिला न्यायालय दीवानी मामले को देखता है और सत्र न्यायालय आपराधिक मामले को देखता है। जब केस ज़्यादा हो जाता है तो अनुमंडल स्तर पे न्यायालय का गठन किया जाता है। ये जरूरी नहीं सब जगह हो, जहाँ केस ज़्यादा हो रहा है वहाँ। और ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश का सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है, जैसे होता है ना मुख्य न्यायाधीश वहाँ होता था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ कौन होता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। किनके सलाह पे, उच्च न्यायालय की सलाह पे। अब बाकी जो हाई कोर्ट के जजेज होते या सुप्रीम कोर्ट जजेज होते थे, उनकी नियुक्ति कौन करते थे, उनकी नियुक्ति करते थे राष्ट्रपति। और किस व्यवस्था के तहत, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। क्लियर इतना? अब इसके अलावा भी कई न्यायाधीश होते हैं, लगभग 25-30 न्यायाधीश होंगे आपके सहरसा कोर्ट में। तो बाकी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे इधर समझिए, जैसे आप लोगों को पता है सहरसा का ये कोर्ट है कि नहीं, सहरसा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो हेड होगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। किसके सलाह पे, पटना हाईकोर्ट के सलाह पे, सिर्फ जो मुख्य होगा। इसके बाद बाकी अन्य न्यायाधीश है, इसके लिए एग्जाम पास करना पड़ता है। 2 तरह का एग्जाम होता है, एक होता है लोअर जुडिशियल सर्विस और एक होता है अपर जुडिशियल सर्विस। लोअर जुडिशियल सर्विस वो लड़का दे सकता है जो LLB किया हुआ है, एग्जाम में बैठेगा और वो जज बनेगा। तो जज बनेगा तो पहले मुंसिफ न्यायाधीश बनेगा, फिर न्यायाधीश लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, करते करते अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इसके एक पोस्ट नीचे तक वो जा सकता है। ठीक है, उसके बाद तो फिर राज्यपाल ही चुनेगा। एक होता है अपर जुडिशियल सर्विस,
जो एग्ज़ाम वही दे सकता है जो कम से कम 7 साल से जज हो या वकील हो, तब सीधे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तक चला जाता है और वही आगे चल करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनता है। तो याद रखिएगा, जो जिला का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जिला सत्र न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अब बाकी सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे बिहार के लिए बीपीएससी करेंगे, किसकी सलाह पे? उच्च न्यायालय की सलाह पे। यानी उच्च न्यायालय कहेंगे बीपीएससी को, भाई देखो हमको यहाँ कोर्ट में इतने जज चाहिए, तो ये आप मेरे लिए एग्जाम ले लीजिए। यानी यहाँ देखिए, जिला स्तर पे या अधीनस्थ न्यायालय जो है ये उच्च न्यायालय के अधीन होता है। याद है उसमें हम लिखाए थे, उच्च न्यायालय में अधीनस्थ एवं नियंत्रण कार्यालय अपने, यानी जिला स्तर के जो भी न्यायालय होते हैं उसका क्या कहते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब करते हैं कि नहीं, लिखाए कि नहीं? तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय होता है ये उच्च न्यायालय के अधीन होता है। तब मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय में जज की कमी है, तो उच्च न्यायालय बीपीएससी को कहेंगे, हर राज्य का अपना स्टेट पीसीएस होता है, उसको कहेंगे भाई देखो हमें 50 जज चाहिए, तो आप मेरे लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कर दीजिए। तो बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा और एग्ज़ाम लेकर के 50 जज दे देंगे उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय उसकी पोस्टिंग कर देंगे, जहाँ जहाँ कमी है वहाँ कर देंगे। लेकिन एक जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। ठीक है, देखिए यहाँ तक, तब तक देखिए परिवार न्यायालय, ये तो आप नाम से ही लग रहा है, इसमें कौन से मामले आएंगे? जैसे बताइए, परिवार न्यायालय है, परिवार से संबंधित मामले आएंगे। लेकिन कैसे मामले? जैसे तलाक, और देखिए आप लोग कितना परिवार में केस होता है, बताइए कितना आ जाएगा? देखिए एक तलाक सही है, और हाँ तो जोर से यहाँ तक आवाज आए। घरेलू हिंसा, हाँ ये भी आएगा। घरेलू मतलब जो बहू में, सास में होता है, पति पत्नी में होता है, ये सब घरेलू हिंसा आ जाएगा, ये भी आएगा। और भाई बहन के लड़ाई, ऐसा केस कहाँ आता है? वो तो सर फूटेगा तो फिर चला जाएगा अपराधी। जैसे हाथ पर चोट लग गया, खून निकलता, तो फिर वो चला गया फौजदारी में, चाहे वो पति पत्नी का ही क्यों ना हो। नॉर्मल में चलिए दहेज हो गया, दहेज से संबंधित कोई मुद्दा हो, अगर मान के देखिए कैसे, पहले तलाक का संबंधी, अगर लड़का लड़की में इच्छा नहीं है तो तलाक ले सकते हैं, तो तलाक के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? परिवार न्यायालय। या अगर किसी की शादी हो गई है और शादी होने के बाद लड़की को दहेज के लिए बार बार डिमांड किया जा रहा है, भाई पैसा लाओ पैसा लाओ, तो उस मामले में भी लड़की केस कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट में भी जाइएगा तो देखिए नियम क्या है, जो हर जैसे नॉर्मल जगह क्या है, जिला न्यायालय के अधीन ही ये परिवार न्यायालय होता है, जैसे कोर्ट में उसी के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ जिस शहर में आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ थोड़ा अलग से एक बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होता है और शहरों में ये मामले ज़्यादा आते हैं। अगर 10 लाख से ज़्यादा आबादी है जिस शहर का, तो वहाँ अलग से परिवार न्यायालय बनेगा। नॉर्मली क्या, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाइए तो हर जिला न्यायालय में एक चैम्बर होगा परिवार न्यायालय का, जहाँ पे तलाक संबंधी मुद्दे देखे जाते हैं, दहेज की मांग संबंधी मुद्दे देखे जाते हैं, या जैसे मान लीजिए आपके पिताजी है, माँ है, और आप उसको गुजारा भत्ता नहीं दे रहे, कल हो 70, 75, 80 साल हो गए और आप क्या किए, आप शादी करके चले गए, उसको खाना पीना नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, तो ये भी केस होगा। अगर माँ बाप चाहे तो आप पे केस कर सकता है। तो कोर्ट निर्णय करेगी आपको महीना में इतना आपको घर में भेजना है। तो वृद्धों के गुजारा भत्ता के लिए है। फिर बच्चों के जो गोद से ले, जैसे मान लीजिए पति पत्नी में लड़ाई हो गया, पति पत्नी अलग हो गया, अब बच्चा है, अब बच्चा किसके साथ रहेगा, इस पर भी केस होता है कि नहीं? नियम तो किसके साथ रहना चाहिए? जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों में हो गया, तो बच्चा अगर मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, किसके साथ रहना चाहिए? ये करे वाइफ के साथ, क्यों? इनका बात सही है गलत है? तो दो लोग दो अलग, पहले वाइफ ही थे, वाइफ के साथ क्यों रहना चाहिए? पालन पोषण के लिए पैसा। तो यहाँ हस्बैंड वाइफ नहीं, जो कमाता ज़्यादा है, अगर हस्बैंड नौकरी कर रहा है तो उसके साथ लगा दिया जाता है, अगर वाइफ नौकरी कर रही है तो भाई जो उसका देखभाल कर सके। पता चला जो पति बेरोजगार है, उस पर कर्जा है,
अब पत्नी मास्टर है, तब तो पति की देगा तो बर्बाद है, तो उस समय में पत्नी को दे दिया जाएगा। लेकिन पता चला पत्नी घरेलू महिला है और उस पर इनकम भी नहीं है, अनपढ़ है, तो उसमें पति को दे दिया जाता है कि नहीं। बच्चों से शुरुआत में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों क्या है, बच्चा तीसरे में मार्क पास कर देंगे, लेकिन मार्क पास बढ़ने तो दिक्कत है ना। लेकिन इसके बाद कंडीशन भी हो गया है। अभी आपने देखा होगा यजुवेंद्र चहल 60 करोड़ रुपया दिया है कि नहीं। ऋतिक रोशन 380 करोड़ रुपया दिया वाइफ को। हार्दिक पांड्या था समझदार निकला, जो नहीं के बराबर किया है कि नहीं। तो ये सब केस भी कहाँ जाता है, ये परिवार न्यायालय। मतलब घर से संबंधित जो भी मुद्दा हो, तलाक, दहेज, गोद लेना, या बच्चों का कस्टडी होता है, या बुजुर्गों के लिए गुजारा भत्ता, ये सब कहाँ जाता है, परिवार न्यायालय में। वैसे ये परिवार न्यायालय हर जिला न्यायालय में होता है, लेकिन जिस शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है तो उसके लिए अलग से बनाया जाता है। और ये इस पर जो भी कानून बना है वो किस अधिनियम में चलता है, परिवार न्यायालय अधिनियम, परिवार न्यायालय अधिनियम 1981। यानी इसमें ये बताया गया जो दहेज के लिए क्या प्रावधान होगा, तलाक के आप लिए किस कंडीशन में केस कर सकते हैं, घरेलू हिंसा के लिए किस कंडीशन कर सकते हैं, या बुजुर्गों के लिए कैसे गुजारा भत्ता देना हो। लेकिन याद रखिएगा, पति पत्नी का मामला हम पहले इसमें बोले हैं, लेकिन किसी कारणवश लड़ाई होता है और मर्डर हो जाता है, खून हो जाता है, चोट लगता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तब यहाँ से उठ करके फौजदारी में चला जाए। ये बहस तक सीमित है, ठीक है। लेकिन अगर चोट लग गया, चाकू चला दिए, कुछ चला दिए, अपराध वाला सिस्टम हो गया, या जला के मार दिए, तो चला जाएगा फौज। तो परिवार न्यायालय नहीं, वो केवल बहस तक सीमित है, ठीक है। तो याद रखिए परिवार न्यायालय हर जिला न्यायालय में होता है, लेकिन हाँ जिस शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है तो वहाँ अलग से परिवार न्यायालय बनाया जाता है, और ये जिला न्यायालय के अधीन ही रहता है। और इसमें जो कानून चलता है, केस चलता है, किसके हिसाब से चलता है, परिवार न्यायालय अधिनियम 1981। यानी उसमें क्या क्या कानून होगा, क्या क्या सजा होगा, ये सब इसमें दिया गया। इसके बाद इसमें जो मामला आता है वो दहेज से संबंधित, तलाक से संबंधित, गुजारा भत्ता से संबंधित, बच्चों की गोद से संबंधित, गोद लेने से संबंधित मामले आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये परिवार न्यायालय जिला न्यायालय के अधीन होता है। इसके बाद हम लोग अगला क्या देख रहे थे, ग्राम न्यायालय। देखिए ग्राम कचहरी नहीं है, जब कचहरी शब्द करेंगे तो सरपंच, ग्राम न्यायालय अलग मैटर है। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर किससे प्रसिद्ध है, बस 2 अक्टूबर को किनका जन्म हुआ बताइए। और अच्छा उसको छोड़िए, आप भारतीय इतिहास के, आधुनिक भारत के 10 लीडर का नाम बता सकते हैं, 10 लीडर, 10 नेता का नाम। बोलते रहिए अपने याद। पहले नंबर पे एक का भी नाम नहीं याद है। आधुनिक भारत यानी 1920 के बाद से जो नेता बने हैं देश की आज़ादी की लड़ाई में, वो नेता का नाम बताइए। हैं? अरे महात्मा गांधी 1, 2, 3, वो पहले के हो गए, 4, 5, वो पहले हो गए, 6 वो बोल दिए हैं, 6, 7 हैं, और बताइए। 8, 2 और बच्चा का नाम बताइए। भगत सिंह तो बोल दिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है,
भगत सिंह साथ 2 और मरे, उसका भी तो नाम ले सकते थे ना। चंद्रशेखर, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, फिर उसके बाद आप राम वृक्ष बेनीपुरी है, जयप्रकाश नारायण है। तो आपने जो 8 बोला था उसी में एक नाम है जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। चलिए बता दूँ, वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नहीं, एक ही जवाहरलाल नाम लिया, उसमें एक ही बने हैं, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को उनका भी जन्म हुआ है। हम लोग महात्मा गांधी के चक्कर में उनका नाम भूल जाते हैं। देखिए, ग्राम न्यायालय है जिसकी शुरुआत कब से हुई है, और ये जो किस अधिनियम से चलता है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ये शुरू कब हुआ है? देखिए, इसमें क्या कहा गया है, जो गांव स्तर, प्रत्येक गांव स्तर पे एक न्यायालय का गठन किया जाएगा जिसे कहेंगे ग्राम न्यायालय। और इसका जो मजिस्ट्रेट होगा, इसका जो जज होगा, वो कौन होगा? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, जिसकी नियुक्ति कौन के? राज्य सरकार। राज्य सरकार करें मतलब बीपीएससी के या स्टेट पीसीएस के द्वारा जाएगा। तो इनका कहना था भाई, कोर्ट तो क्या है, कोर्ट में केस ज़्यादा है, करोड़ों केस है, लेकिन जज उतने नहीं है। तो जिला स्तर पे बोझ को कम करने के लिए अनुमंडल स्तर बनाया गया, और उसको भी बोझ कम करने के लिए सोचा कि गांव स्तर पे भी कुछ न्यायालय बना दिया जाएंगे। जो छोटे मोटे मामले हैं, हाथ जोड़ कर, जैसे होते गाँव में गए, हाथ पैर चल के हाथ तोड़ दिए, या लाठी डंडा चल, छोटा मोटा केस है, इसके लिए जिला तक आने की जरूरत नहीं है, तो गाँव में ही सुलझा लिया जाए। इसलिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई 2 अक्टूबर 2009 में। और इसमें जो मजिस्ट्रेट होता है जज, वो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है, जो यानी बीपीएससी या स्टेट पीसीएस लेवल से पास होकर के जाता है, यानी राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। क्लियर है? लेकिन ऐसा होता है कहाँ देखें हम लोग गाँव में, कहने के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है। और याद रखिए, परिवार न्यायालय और ग्राम न्यायालय ये दोनों किसके अधीन होता है? जिला न्यायालय के अधीन होता है। ठीक है, वो चाहेंगे वो तय करते, नियुक्त करते हैं इनको, और इनका देखभाल करते हैं। और इससे अगर आप कोई खुश नहीं है, जैसे मान लीजिए आप परिवार न्यायालय में गए और आपको जो निर्णय दिया गया उससे आप खुश नहीं है, या ग्राम न्यायालय के निर्णय से आप खुश नहीं है, तो जिला न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, कि सर हमको इस फैसले से खुश नहीं है, हम फिर से सुनवाई करना चाहते हैं। और अब जिला न्यायालय से खुश नहीं है तो हाईकोर्ट में अपील कीजिए, और हाईकोर्ट के निर्णय से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में कीजिए, है कि नहीं? और उससे भी नहीं है तो एक ही बचता है, राष्ट्रपति, लेकिन वहाँ बहुत मुश्किल काम है। क्या बोलिए? कोई क्षमादान जो लेना चाहता है तो राष्ट्रपति से कैसे लेगा? जैसे आम आदमी जिसका पहचान है वो ले लेगा? नहीं, तो लेटर आप लिखिए, जैसे मान लिया आप कोर्ट में हैं या जेल में आप, तो क्षमा लेंगे आप, पहले जेल में तभी नहीं क्षमा लीजिएगा। आप लेटर लिखिए, जेल सुप्रिटेंडेंट वो पहुंचा देंगे आपको वहाँ पे, फिर आपका मामला देखा जाएगा कि हाँ ये क्षमा देने लायक है कि नहीं है। अब उस हिसाब से कहने के लिए मंत्री परिषद के सलाह पे होता है, देखा जाता है। जैसे एक कहानी बताते हैं जो हकीकत ही है, जिसका क्षमा हुआ है, यह है पंजाब की कहानी। जैसे हरियाणा, ऐसे पंजाब चंडीगढ़ में एक सरदार जी थे, उसके यहाँ एक महिला जो थी रहती थी रेंट पे, पति पत्नी। वो कई वर्षों से उसको रेंट नहीं दे रहे थे। जब रेंट नहीं दे रहे थे तो जब रेंट मांगने जाती थी तो बहस करती थी। तो एक दिन वो महिला क्या क्या ज़बरदस्ती हल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी, जो बलात्कार का केस। तो पुलिस आए, सरदार जी को लेके चले गए। ठीक है, अब जब चले गए तो वहाँ गांव के लोग, आसपास के लोग जो थे, इनको जीने नहीं देते थे, भाई ये बूढ़ा हो गया, बलात्कारी है। तो उसकी बीवी और जो बेटी थी वो फांसी लगा ली, घर में आत्महत्या कर ली। और जब उसको पता चला हम तो कुछ किए नहीं, तो खाली बहारा लेने गए थे, अब मेरी बीवी और मेरी बेटी दोनों क्या किए, फांसी लगा ली। अब वो जब जेल से निकला, पता चला 1 साल 1.5 साल बाद जो लड़की, वो औरत ही फर्जी थी, सब जगह काम करके आई थी, भाड़ा मांगने पे आरोप लगा देती थी। लेकिन तब तक इसका बीवी और पत्नी बेटी तो चली गई। अब उसको खोजते खोजते गए और उसके घर में 9 लोगों को मार दिए जान से, और खुद थाना चले गए। और थाना में पास हुआ 9 लोगों की हत्या, बच्चा बूढ़ा जो मिला सबको काटते चला गया। 93 में उसका हुआ था, 98 में एक केस हुआ, और उसके बाद वो 15 साल तक जेल में रहा, तब जाकर के राष्ट्रपति के वहाँ समाधान उसको मिला है। अब बताइए वो आदमी गलत किया कि सही किया है?
तो एक तरह से तो 9 लोगों का, जिसमें बच्चे बूढ़े सब शामिल थे ना। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? अब बदला लेना हमेशा गलत माना जाता है। एक कहावत ही है, अगर आँख के बदले आँख अगर लिया जाए तो पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आपको जीवन आपको कोई परेशान नहीं किया है क्या? सबसे बदला लिए है। इसलिए वो सब डिपेंड करता है जज पे कैसे निर्णय लेते हैं। किसी को ये अच्छा लगता है, कोई आरोप लगा रहे नहीं बच्चे क्या क्या गलती था उसमें जो मार दिया जिसको, है कि नहीं? तो वो सब भी अपना अपना तरीका है कि नहीं? तो ये जो है परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय किसके अधीन होता है? जिला न्यायालय के अधीन होता है। ठीक है, यहाँ तक।